बताया था कि इंग्लैंड का एक किंग था एडवर्ड थ्री। जब मैंने बताया था उसकी मदर का नाम था असबेला। असबेला थी ना एक। असबेला का बेटा क्या था, जो राउंड अबाउट 15 साल का था तो उसे किंगशिप ऑफर हुई। उसका नाम क्या था, एडवर्ड थ्री। अब एडवर्ड थ्री जो है, ये एक वाहद बंदा था जिसने इंग्लैंड और फ्रांस दोनों पे हुकूमत करनी थी। जब यहाँ से अलेसबेला कहती है कि फ्रांस का जो किंग है उसकी डेथ हो जाती है, तो ये उसका भांजा होता है। इसका कोई वारस नहीं था फ्रांस फ्रांस के किंग का। तो वो कहती है कि चूंकि ये उसका भांजा है तो क्यों ना मेरे बेटे को यहाँ का किंग बना दें। तो यहाँ से लड़ाई शुरू हो जाती है। आपको पता है वो 100 साल तक तकरीबन चली। एक तो जंग वो भी चल रही थी इंग्लैंड और फ्रांस की। अब एडवर्ड की खानदान के अंदर ही लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि वो भी, अब उसके भी बच्चे हो गए। इसके बच्चे होते हैं 4। एक का नाम होता है ग्लोस्टर, ग्लूस्टर्स, एडमंड, नाम लिख लें, या जॉन ऑफ गॉन्ट। एक है जॉन गॉन्ट, यानी गॉन्ट, एडमंड और ग्लोस्टर। और एक है एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस, इसको कहते थे ब्लैक प्रिंस। इसकी डेथ हो जाती है। इसकी, ये मैरिड होता है, इसके अंदर से एक बच्चा पैदा होता है, उसका नाम था रिचर्ड टू। जब एडवर्ड की डेथ हुई तो ये रिचर्ड टू जो है डायरेक्ट जो है इसको बना दिया गया किंग। ये जो है इसके खिलाफ हो गए, ये दोनों, तो भाई ये सारे खिलाफ हो गए, यानी लड़ने लग गए। अब फिर गॉन्ट यानी जॉन ऑफ गॉन्ट जो है ये भी लड़ने लग गया। ये इनकी आपस में भी फिर लड़ाई है। ये बड़ा लंबा लेक्चर है, एनी हो, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। रिचर्ड टू जब बना तो ये इसके खिलाफ हो गए। अब इन्होंने अपने कलर चूज किए हुए थे, इसको कहते हैं वार ऑफ रोजेस। क्या कहते हैं, वार ऑफ रोजे। मिसाल के तौर पर इसने अपना रेड फ्लावर चूज किया था साइन, जो पॉलिटिकल साइन है। इसने वाइट फ्लावर चुना हुआ था। इसी तरह इन्होंने फ्लावर चुने हुए थे, अपने टोकन, अपनी सिंबल्स, जो साइन होते हैं पॉलिटिकल साइन। इसको कहते हैं वार ऑफ रोजेस। क्या कहते हैं, वार ऑफ रोजेस। तो दिस वार इज बिटवीन द रॉयल फैमिली एंड दे वर फाइटिंग फॉर गेनिंग मोनार्च। अब ये मोनार्च छीनने के लिए एक दूसरे से ये लड़ रहे थे। ऊपर से ये 30 साल चलती रही, और दूसरी तरफ मैंने बताया था 100 ईयर वार जो है वो भी चलती रही। तो ये सारी चीज़ें मिल के बहुत वीक करती हैं इंग्लैंड को। ये उस वक्त चल रही थी। अच्छा, उस दौर के जो राइटर हैं, मैं ज़रा उनके नाम बता देता हूँ आपको। उस वक्त इंग्लैंड के अंदर जो वर्क किया था उसका नाम है सर थॉमस मूर, उसने यूटोपिया लिखा था। जॉन विक्लिफ जो है उसने बाइबल को ट्रांसलेशन की थी। और उसके अलावा ये सारे वर्क थे। मैंने आगे एक लेक्चर यहाँ पे एक बनाया हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, फीमेल राइटर भी थी उस वक्त, इस एज के अंदर कुछ फीमेल राइटर्स थी। उनके नाम है, एक मैरी डी फ्रांस और क्रिस्टन डी पिजन्स, और ये फ्रेंच राइटर। और मार्गरे कैंप जो थी ये अनएजुकेटेड थी, लेकिन ये अपनी स्टोरी लोगों को सुनाती रहती और वो ही उसको लिख देते। द बुक ऑफ मार्गरी कैंप जो है, इसके नाम से इसने एक किताब लिखी थी। तो ये एक राइटर है, ये फ्रेंच राइटर थी, क्रिस्टन डी पेजन इसका नाम है। एज ऑफ चॉसर, ये एक कंप्लीट लेक्चर है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 1314 से ये स्टार्ट हुआ और 1400 तक एज ऑफ चॉसर है। ठीक है जी। एडवर्ड थ्री जो है उस वक्त हुक्मरानी कर रहा था। मैंने बताया आपको हेनरी थ्री और रिचर्ड फोर ये शेक्सपियर के दौर में थे। यानी क्या था, एडवर्ड थ्री, हेनरी थ्री और रिचर्ड फोर, ये शेक्सपियर ने अपने दौर में लिखे हैं। ये शेक्सपियर की अपने वर्क हैं। ये उस वक्त के जो किंग थे उसको ट्रिब्यूट दिया था इसने, शेक्सपियर ने, रेनेसेंस एज में। ये अगर पूछ लें कि हेनरी थ्री किसने लिखा है, हेनरी थ्री जो है ये शेक्सपियर ने लिखा था। ठीक है। और रिचर्ड फोर जो है ये भी शेक्सपियर ने लिखा था। यानी जो किंग रह चुके थे रिचर्ड और हेनरी थ्री, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, इंग्लैंड के किंग कहीं रहे थे तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए इसने 2 प्ले लिखे थे। विलियम लैंगलैंड जो हैं ये किस दौर के राइटर हैं। विलियम लैंगलैंड जेफरी चॉसर के दौर के राइटर हैं। उसने लिखा था फायर ऑफ द ब्लू मैन। ये सैटरिकल वर्क था। उस वक्त चर्च के ऊपर स्टायर करना बहुत मुश्किल था। ये जेफरी चॉसर के बाद की बातें हो रही हैं अब।
उसके बाद ये इसको ये भी कहा जाता है कि ये क्या था, क्रोनिकलर था। क्रोनिकलर का मतलब होता है हिस्टोरियन, कि ये हिस्ट्री बताते थे कि क्या इंग्लैंड के अंदर हो रहा है, इसको कहते हैं क्रोनिकल्स। हिस्ट्री ऑफ इट्स टाइम। जॉन गोवर जो है रोड अ फ्रेंच एंड लैटिन आल्सो। जॉन गोवर ने किस में लिखा है, फ्रेंच और लैटिन में लिखा है। और हिज इंग्लिश पोएम्स कॉन्फ्यूशियो एम एमेंटिस, हाँ एमेंटिस ये इसका वर्क है, नाम है कॉन्फ्यूशियो एमेंटिस, 1381 में इसने लिखा है। सैट्रिकल और क्रिटिकल है, सैट्रिकल एंड क्रिटिकल। और ये सारी चीज़ें क्या कि उस वक्त वर्क क्या हो रहा था, सैट्रिकल और क्रिटिकल हो रहा था। सारे जो हैं राइटर वो तकरीबन क्या क्रिटिकल वर्क लिख रहे थे। और उस वक्त चूंकि चर्च जो है वो डोमिनेट कर रहा था, चर्च जो है वो हर तरह से लूट मार कर रहा था लोगों को, तो ये क्या उसके ऊपर स्टायर करते जो पार्टनर सोमनर हमने पढ़े, पूरी एज को रिफ्लेक्ट किया उसने। चौसर हिमसेल्फ, चौसर ने द प्रोलॉग बाय जेफरी चौसर द वाइफ ऑफ द बाथ, इसने जितने भी करैक्टर दिए हैं उसमें तकरीबन 30 करैक्टर थे, ठीक है। अब जो 30 करैक्टर थे उसमें उन्होंने कितनी कितनी टेल्स सुनानी थी, 4 उन्होंने डिसाइड किया कि 2 जाते हुए और 2 आते हुए, कितनी बन गई 4, 120 जो है वो टेल डिसाइड हुई थी कि 2 जाते हुए सुनाएंगे, 2 आते हुए। तो टोटल करैक्टर कितने थे, वो तकरीबन 30 थे करैक्टर। अब वो टोटल सुनाते तो वो 120 टेल बनती थी। टोटल कितने करैक्टर थे वो, 30। जेफरी चौसर भी उसके अंदर शामिल हो तो वो 30 बनते हैं। तो दे हैव डिसाइडेड दैट 2 while moving to the Canterbury Tale and 2 while moving back from the Canterbury Tale. So they will narrate tales, and the person who will tell the best tale, he will be rewarded with the dinner. उसको बड़ा अच्छा सफर जो है वो दिया जाएगा, शाम का खाना उसे खिलाया जाएगा और वो बहुत इसी पे वो राजी हो जाएगा, ठीक है। वो एक दूसरे को सुनाते हैं। द प्रोलॉग बाय चौसर हिमसेल्फ द वाइफ ऑफ बाथ शी हैड। अब वाइफ ऑफ द बाथ जो है ये एक बड़ा सेट्रिकल करैक्टर है। उसके 7 हस्बैंड हैं, 6 हस्बैंड हैं, और वो प्रिपेयर्ड है कि शी मे हैव 1 मोर हस्बैंड। कि पहला हस्बैंड जो है वो कहती है कि वो खूबसूरत बूढ़ा था, दूसरा भी बूढ़ा था, तीसरा यंग था लेकिन वो अमीर नहीं था, फिर उसने चौथा किया, 5वां, छठा और इवन 7 हस्बैंड के लिए वो रेडी है। इट इज़ अ स्टाइल ऑन द लेडी, यानी लेडी उस वक्त की जो लेडीज़ थी वो भी इन चक्रों में थी कि दे वर नॉट मॉरली गुड, और चौसर ने उनको फिर क्रिटिसाइज किया। क्लर्क, ऑक्सफोर्ड, मिलर की टेल। अब जैसा करैक्टर है वैसी उसकी टेल है। अब मिलर की टेल जो है वो मैं आपको सुना नहीं सकता, इतनी वो वल्गर किस्म की टेल है जो उसने टेल सुनाई है। वो टेल हम कुछ डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये सारी जो है टेल जो है इनके अंदर एक रैशनैलिटी है, एक लॉजिकलिटी है, और एक कंप्लीटनेस है, और एक लिंक है। मतलब सुनता हुआ ऐसे फील होता है कि देयर इज़ अ कोहेरेंस इन द टेल्स। टेल्स आर गुड, systematic, logicality, rationality and completeness, all we find in the tales of the Geoffrey Chaucer. उसके बाद जी अब ये सारी चीज़ें जो है जो इस तरह का जो वर्क कर रहा था जेफरी चौसर, ये सारी रेनेसेंस एज की करैक्टरिस्टिक हैं। चूँकि वो एक डॉन भी है, डॉन मतलब होता है एक सुबह है रेनेसेंस की, जेफरी चौसर के एज में रेनेसेंस भी आया है। तो इसलिए रेनेसेंस एज में जैसे उसे बुक ऑफ डचेस लिखी है, पार्लियामेंट ऑफ द आउल्स लिखी है, ठीक है। ये इसका मतलब ये है कि वो क्या कर रहा है कि जो बैठे हैं पार्लियामेंट में वो सारे आउल्स टाइप बंदे हैं, दे आर नॉट इंटेलिजेंट। ट्रोलियस एंड क्रिसिडीज लिखी है, हेनरी VIII। और अब हेनरी VIII की यहाँ पे स्टोरीज़ हैं वही जिसकी मैंने आपको बताई थी कि हेनरी VIII उसकी 8 वाइफ्स थी, और उसने चौथी शादी करने के लिए पॉप से इजाज़त मांगी। पॉप ने उसको नहीं दी, उसने लिंक काट दिया, और उससे एक बेटी पैदा होती है एलिज़ाबेथ जो है वो रानी बनती है, वो सारी। अब जेफरी चौसर की एज के बाद मैंने आपको बताया कि ज़्यादा जो थे वो स्कॉटिश चौसरियन जो पोएट थे, उनमें एक पोएट था डॉगलस। इसने लिखा था पैलेस ऑफ द ऑनर। क्या लिखा था डॉगलस ने, क्या लिखा था, पैलेस ऑफ द ऑनर। तो इसका मतलब है कि पैलेस ऑफ द ऑनर जो है इसने प्रेज़ की थी
कि किस तरह लोग हुकूमत करते हैं, कैसे होते हैं, कैसा उनका रहन सहन है, उनका कैसा कल्चर है, कैसा डीलिंग है, वो सारा उसने प्रेज़ किया। तो ये इसको बड़ी फेम मिली। उस वक्त क्या लिख रहे थे, जेफरी चौसर को कॉपी किया जा रहा था, और उस वक्त के जो बादशाह थे, किंग थे, उनकी प्रेज़ में ही लिखा जा रहा था। ये उनका काम था। रॉबर्ट हेनरीसन जो है, इसने मॉरल फैबल्स लिखी हैं। फैबल्स क्या होती हैं, जो स्टोरीज वगैरह हैं। विलियम डनबर जो है, यस, ये रॉबर्ट हेनरीसन, ये भी एक मेडिवल राइटर है, जेफरी चौसर के बाद आता है, ठीक है, उसके बाद की एज का। विलियम डनबर जो है, ये भी बड़ा मशहूर है। इसने लिखा था थीसल्स एंड द रोज, ठीक है, थीसल एंड द रोज, द गोल्डन टॉर्च। और लिंडसे है एक बड़ा मशहूर, इसने लिखा टेस्टामेंट ऑफ स्क्वायर, द स्टार ऑफ द थ्री स्टेट। ये थ्री स्टेट के ऊपर करता है, क्या करता है, स्टार करता है। जैसे आयरलैंड था, स्कॉटलैंड था, इंग्लैंड था, ये थ्री स्टेट थी, इनके ऊपर स्टार करता है। इसका नाम है लिंडसे, डेविड लिंडसे, ये भी राइटर। चौसर सक्सेसर इंग्लैंड जॉन लिडगेट, द फॉल ऑफ, इसने लिखी है फॉल ऑफ प्रिंसेस, द फॉल ऑफ प्रिंसेस। चौसर सक्सेसर, ये भी चौसर का सक्सेसर, ये चौसर के बाद आया, इंग्लैंड का पोएट है। क्या नाम है, जॉन लिंडगेट, जॉन लिडगेट। लिडगेट ने क्या लिखा है, द फॉल ऑफ द प्रिंसेस, द टेम्पल ऑफ ग्लास एंड लंडन लैक पैनी, लंडन लैक्स पैनी। थॉमस हिकलीव, थॉमस हिकलीव जो है, ये भी एक राइटर है, और इसने लिखा है द रीजेंट ऑफ प्रिंसेस। रीजेंट ऑफ द प्रिंसेस क्या है, चौसर वांटेड मी टू लर्न बट आई वाज डल। इसने इसके अंदर रेफरेंस यूज़ किया अपनी पोएम के अंदर के, जो फादर चौसर है वो मुझे टीच करना चाहता था, लेकिन मैं बड़ा डल स्टूडेंट था, मैं पढ़ता नहीं था। ये उसका फॉलोवर ही है चौसर का। फादर चौसर वांटेड टॉट एंड आई रिमेन डल एंड लर्न। हो सकता है कोई आ जाए इस तरह का फिक्रा लिखा, तो आप बताएंगे कि इसका राइटर कौन है, थॉमस हिकलीव। और ये जो हिकलीव है, ये क्या है, इसने लिखा द रीजेंट ऑफ प्रिंसेस के अंदर ये लिखा है फिक्रा कि फादर चौसर जो है मुझे टीच करना चाहता था, बट आई वॉज डल स्टूडेंट नॉट स्टडिंग वेल। चौसर को अपना फादर मानते हैं, और वैसे भी जेफरी चौसर फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। अलेक्जेंडर बार्कले, द शिप ऑफ फूल, इसने लिखा है शिप ऑफ फूल। ये शिप है वर्ड, इसको ये स्पेलिंग मिस्टेक है, शिप ऑफ फूल। अब देखिए ये इसके नाम से क्या लग रहा है कि ये एक स्टाइल है कि जितने लोग शिप में बैठे हैं वो सारे क्या हैं, वो सारे फूल। उस वक्त की वर्ड जो है, जो दुनिया है या लोग इर्द गिर्द हैं, वो सारे फूल हैं। शिप ऑफ फूल इसने लिखी है। सो कवरिंग ऑल द पीपल अराउंड द इंग्लैंड, जो भी इंग्लैंड में लोग हैं वो सारों को उसने फूल कहा है, और उसमें बिटर स्टाइल किया है इसने भी। ये भी फिर फॉलोअर किसका हुआ, जेफरी चौसर का। अब एक राइटर ऐसा है जिसने किसी को ना तो उसने चौसर को फॉलो किया है, ना किसी और पेट्रार्क को फॉलो किया है, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, और वो इम्पोर्टेंट भी है। नाम है स्केल्टन। स्केल्टन 460 में पैदा हुआ और 1521 में इसकी डेथ हुई है। नॉर चौसरियन नॉर पेट्रार्कन, इसने इन दोनों को फॉलो नहीं किया। इसने एक अपना ही रिदम बनाया पोइट्री लिखने का। ना तो इसने जेफरी चौसर का जो मीटर था, आइएम्बिक पेंटामीटर या जो यूज़ करता था उसने नहीं, ना पेट्रार्क का किया, उसकी सोनेट को भी कॉपी किया। क्या किया, स्पीक पैरट, इसने एक बुक लिखी, और हेनरी एट्स टाइम ही रोड, ए हेनरी एट के टाइम में दिखता है, और वो इतना ख़तरनाक टाइम था कि कोई अगर किंग के ख़िलाफ़ लिखता तो क्या उसको बिहेडेड कर दिया जाता। एक वुल्से नामी एक किंग था, एक वज़ीर था जो कि बहुत करीब रहता था बादशाह के, और उसको बेहेडेड कर दिया गया। क्योंकि जितने आप करीब रहते हैं किसी सीजर के, किंग के या किसके, वो उतना ही खतरनाक। बॉस के जितना करीब रहें वो उतना खतरनाक भी होता है। बॉस आपके साथ एज लॉन्ग एज ठीक है, आप तरक्की करोगे, जैसे वो बिगड़ा तो आपकी ज़िंदगी। तो वुल्से नामी, ये वुल्से लिखा, वुल्जे थॉमस वुल्जे जो है, जॉन थॉमस वुल्जे, इसको बेहेडेड किया जाता है, किंग इसको बेहेडेड कर देता है। इसके ऊपर भी इसने लिखा है। नॉर चौसरियन नॉर पेट्रार्कन, इसने न्यू स्टाइल बनाया। स्पीक पैरट, इसने बुक लिखी, पोएम, उसमें क्या हेनरी 8 को इसने मेंशन किया। इसने ही रोट दिस स्टायरिंग, इसने स्टायरिंग यानी स्पीक पैरट के जितने लोग हैं वो क्या है, पैरट बने हुए हैं, किसके, किंग के। तो ही क्रिटिसाइज, अब इसमें भी क्रिटिसाइज कर रहा है, किस पे क्रिटिसाइज कर रहा है, किंग के ऊपर।
लेकिन इतना एपरेंट तो नहीं कर रहा, इम्प्लीसिट करते हैं यूज। एक होती है बात इम्प्लीसिट, एक होती है एक्सप्लीसिट। एक्सप्लीसिट होती है वाजे, तो ये फिर इम्प्लीसिट कर देते हैं बात को, उसके अंदर छुपा लेते हैं बात को। जॉन थॉमस वुल्जे जो है बड़ा करीब था बादशाह के, बड़ा पास पास रहता, वजीर था, तरक्की करता गया। वाई कम ये नॉट टू द कोर्ट व्हेन वुल्जे वाज इम्प्रिजन्ड। अब वुल्जे को जब वो पकड़ लेते हैं, इससे कोई गलती हो जाती है तो उसको पकड़ लेते हैं, तो उसको कहता है कि क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है ये भी। अब इसमें स्केल्टन कहता है कि अब वुल्जे जो है क्यों नहीं आ रहा, वाई कम ये नॉट टू द कोर्ट। तो ये वुल्जे को मेंशन करता है। ही वॉज नियर द किंग एंड बिहेडेड, किंग के साथ रहता है तो अक्सर फिर बिहेडेड हो जाता है। ही विल प्ले द चेकमेट विद द रॉयल मेजेस्टी, यानी ये कभी खेलता था, चेकमेट बना हुआ था रॉयल मेजेस्टी के साथ। स्केल्टोनिक मीटर उसने इस्तेमाल किया, वो क्लेवर रेपिटेशन यूज़ करता है, और शॉर्ट लाइन और साउंडिंग ब्रीथलेस, इस तरह की छोटी छोटी 3-3, 4-4 वर्ड्स इस्तेमाल करके इसने एक अलहदा से मीटर बनाया, एक अलहदा से इसने अपना एक रिदम बनाया। अ ट्रांजिशनल पोएट, मैंने पहले भी बताया कि पेट्रार्क पहला वो पोएट था जिसने कंसेप्ट दिया था 8 और 6 लाइन का, ऊपर प्रॉब्लम नीचे सॉल्यूशन, ठीक है, 14 लाइन, ये हमने डिस्कस कर लिया। स्केल्टन मीटर जो है वो क्या है, उसके अंदर पहली तो बात है 3 से 4 वर्ड होते हैं। एक लाइन है ना, तो उसने उसमें 3, 1, 2, 3 इतने वर्ड यूज़ करने। क्विक पेस बनाता उसको, जैसे वो तेज़ तेज़ बोलता जाता है ना बंदा, ऐसे लिखता। ब्रीथलेस, बगैर सांस ले, ब्रेथलेस उसे कहते हैं, तेज़ तेज़ पढ़ता जाता है। ये उसने एक अपना रिदम बनाया था। जबकि पहले जो पेट्रार्क और इस तरह चौसर को फॉलो किया जाता था, ये थोड़ा सा इसने हट के लिखा। नाम क्या है, स्केल्टोनिक मीटर इसको कहा जाता है, इसकी राइटिंग स्केल्टोनिक मीटर, इसे याद कर लीजिए। अच्छा, अब मैं कुछ टेल्स आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। आपको पता होगा कि जेफरी चौसर जहाँ से अपनी